गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा एवं वर्तसमूह लेसन नंबर 4 पे 10th क्लास में। तो प्रतिरक्षा होती क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था इससे पहले की जो क्लास थी इसमें कि रोगाणु जो होते हैं, तो रोगाणुओं से हमारे शरीर की जो सुरक्षा होती है, सुरक्षा की जाती है, उसी को नाम कह दिया जाता है प्रतिरक्षा कहते हैं। अब प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरक्षा विधियां होती हैं जो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी होती है अर्जित या उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो 2 प्रकार की विधियों में बांटा जाता है प्रतिरक्षा विधियों को। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है या एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी होती है, तो वो क्या होता है? तो एक तो होता है शब्द प्रतिजन मतलब एंटीजन और दूसरा शब्द होता है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन एक प्रकार से रोगाणु होते हैं जो शरीर के बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और वही जब रोगाणु या शरीर के बाहर से जो कोई भी प्रवेश करता है, जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो वो क्या है? प्रतिजन है। और वही प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने के पश्चात में हमारे शरीर में उपस्थित पी लसिका कोशिकाएं जो होती हैं वो प्लाज्मा कोशिकाओं में बदल जाती है, और प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो वही क्या कहलाते हैं? प्रतिजन कहलाते हैं। तो वे रोगाणु या पदार्थ जो होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदलकर प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देती है, उन्हीं को नाम क्या देते हैं? प्रतिजन कहते हैं। और प्रतिरक्षी क्या होते हैं? जो प्रतिजन से जुड़कर उस प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं प्रतिरक्षी कहलाते हैं। तो एक दूसरे की क्या कर देते हैं? विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में। प्रतिजन क्या होता है तो प्रकार डाल दीजिएगा। प्रतिजन एंटीजन, प्रतिजन या एंटीजन। तो प्रतिजन किसे कहते हैं? वे रोगाणु या पदार्थ जो शरीर के बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं और बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदलकर प्रतिरक्षियों का निर्माण को प्रेरित करते हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रतिजन कहते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? वे रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कर बी लसिका कोशिका को लिम्फोसाइट्स होती है, बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदलकर प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। प्रतिजन कहलाते हैं। तो प्रतिजन किसे कहते हैं? वे रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करके
बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदलते हैं और प्लाज्मा कोशिका में बदलकर प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। उन्हीं पदार्थों को या रोगाणुओं को नाम क्या देता है, प्रतिजन कहते हैं या एंटीजन कहते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो वह रोगाणु क्या कर देता है, जो शरीर के अंदर बी लसिका कोशिकाएं होती हैं या लिम्फोसाइट्स होती है, तो उन बी लसिका कोशिका को किसमें बदल जाता है, प्लाज्मा कोशिका में बदल जाता है। और प्लाज्मा कोशिका का निर्माण जिससे हो जाता है वही प्लाज्मा कोशिका इसका निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। अभी भी जैसे कि जो कोरोना चल रहा है तो कोरोना में एक शब्द आया है प्लाज्मा थेरेपी है। तो प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। तो प्लाज्मा डोनेट क्यों किया जा रहा है, पूरे विश्व के अंदर जो प्लाज्मा डोनेट है तो डोनेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि प्लाज्मा जैसे है तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्रतिरक्षी होता है। वही प्रतिरक्षी क्या करते हैं, उस एंटीजन या प्रतिजन को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। इस कारण से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना में उपयोग किया जा रहा है, इस विधि का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, प्लाज्मा का डोनेट करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति है उस जरूरतमंद व्यक्ति को उस प्लाज्मा का लाभ मिल सके और कोरोना से मुक्त हो सके। अब जो प्रतिजन होते हैं तो प्रतिजन किसके बने होते हैं, या तो प्रोटीन के बन सकते हैं, लिपिड्स के बन सकते हैं, प्रोटीन तथा लिपिड्स के बने होते हैं ये। प्रतिजन प्रोटीन तथा लिपिड का मतलब वसा लिपिड से बनते हैं। प्रोटीन तथा लिपिड से बनते हैं। और जो प्रतिजन होता है तो प्रतिजन का वह भाग जो किसी प्रतिरक्षी से जुड़ता है उस भाग को नाम दिया जाता है प्रतिजन निर्धारक करते हैं। एंटीजन निर्धारक कर सकते हैं, प्रतिजन निर्धारक, और उसी को एपिटोप के नाम से भी जाना जाता है। मतलब प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसी भाग को नाम क्या दिया जाता है, एंटीजन निर्धारक या प्रतिजन निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। प्रतिजन का वह भाग जो किसी प्रतिरक्षी से जुड़ता है, जो किसी प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे प्रतिजन निर्धारक या एंटीजन निर्धारक या एपिटोप। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न, एपिटोप क्या है या एपिटोप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, एपिटोप किसे कहते हैं, तो एपिटोप किसे कहेंगे, प्रतिजन का वह भाग जो किसी प्रतिरक्षी से जुड़ता है, इसी को नाम क्या देता है, प्रतिजन निर्धारक कह सकते हैं या एंटीजन निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो शब्द आता है एग्जाम के अंदर वो क्या आता है, एपिटोप एक है। तो एपिटोप प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसी को नाम देता है एपिटोप कहते हैं। तो जो प्रतिजन है बहुत सारे मतलब प्रतिजन होते हैं, तो उनमें एपिटोप की संख्या होती है बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं में इन प्रतिजन एपिटोप की संख्या जो होती है 100 के लगभग होती है, और इनकी जो संख्या होती है इन्हीं संख्या को नाम किया जाता है संयोजकता कहते हैं, प्रतिजन की संयोजकता कहते हैं। प्रतिजन में
जाने वाली एपिटोप की संख्या को, एपिटोप की संख्या को प्रतिदिन की संयोजकता, प्रतिदिन की संयोजकता कहते हैं। प्रतिदिन की संयोजकता किससे कह सकते हैं? प्रतिदिन में पाए जाने वाले एपिटोप की जो संख्या होती है उस संख्या का नाम क्या देता है? प्रतिदिन की संयोजकता कह सकते हैं। जैसे कि जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं में लगभग 100 के लगभग संयोजकता होती है, मतलब उस भाग से जुड़ सकते हैं प्रतिरक्षी। और जो प्रतिजन होता है उसका जो अनुपात होता है लगभग 6000 डाल्टन होता है। प्रत्येक जो प्रतिजन होता है उसका अनुपात कितना होता है? लगभग 6000 डाल्टन होता है। प्रत्येक प्रतिजन का अनुपात लगभग 6000 डाल्टन होता है। 6000 डाल्टन होता है। प्रत्येक जो प्रतिजन होता है उसका अनुपात कितना होता है? लगभग 6000 डाल्टन। ये एक नंबर के प्रश्न होते हैं तो 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस लेसन में से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो एक नंबर का ही पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं उसी पर प्रश्न बनता है इस लेसन से। तो प्रत्येक प्रतिजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 6000 डाल्टन होता है। अभी तक हमने देखा है कि मतलब प्रतिजन होता है तो प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। प्रतिजन का भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसका नाम क्या देता है? एपिटोप कहते हैं। प्रतिजन में पाए जाने वाले एपिटोप की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? प्रतिजन की संयोजकता कहलाती है। और प्रत्येक प्रतिजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 6000 डाल्टन होता है। अब इसी के बाद में हम देखते हैं प्रतिरक्षी क्या होता है। प्रतिजन के पश्चात में हम देखते हैं प्रतिरक्षी क्या होता है। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी प्रतिरक्षी किससे कहेंगे? ये भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें जो प्रोटीन होता है वो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? गामा ग्लोबुलिन। इनको आईजी के नाम से जाना जाता है, आईजी से भी इनको दर्शाया जाता है। तो ये जो प्रतिरक्षी होते हैं गामा, ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं और इन्हें इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं इनको? इम्यूनोग्लोबिन। इन्हें
इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं और इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। और प्रतिरक्षी जो होते हैं प्रतिजन से जुड़कर उस प्रतिजन को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा प्रतिजन को नष्ट किया जाता है, प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़कर प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं। प्रतिरक्षी जो होते हैं प्रतिजन से जुड़कर प्रतिजन को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और किसी विशेष प्रतिजन के लिए कुछ विशिष्ट प्रतिरक्षी होते हैं। कुछ विशेष प्रतिजन के लिए क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रतिरक्षी होते हैं। जो वह प्रतिरक्षी होता है उस प्रतिजन को नष्ट कर देता है। अब प्रतिरक्षी जो होता है, तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है उसको नाम दिया जाता है पेराटोप कहते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है उसको नाम क्या दिया जाता है, पेराटोप कहते हैं। जबकि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसको नाम क्या देता है, एपिटोप कहते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। पेराटोप क्या होता है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है उसे पेराटोप कहते हैं। ध्यान रखिए, पेराटोप किसे कहते हैं, तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, पेराटोप कहते हैं। दोनों ही अलग अलग हैं, एपिटोप और पेराटोप। तो ये प्रतिरक्षी होते हैं, ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं और इसे IG से भी दर्शाया जाता है। इनके द्वारा प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़कर प्रतिजन को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है उसी को नाम क्या देता है, पेराटोप कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है, अलग अलग है। अब देखिए, जो प्रतिजन जैसे हमारे शरीर के अंदर रोगाणु या प्रतिजन प्रवेश कर जाता है तो जो प्रतिरक्षी है वो क्रिया किस प्रकार से करता है, उसके लिए क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि होती है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा जो विधि होती है उसमें चरण कौन कौन से होते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा जैसे कि मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा है तो उसमें कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं जिसके कारण से जो प्रतिरक्षी होता है वह प्रतिजन को किस प्रकार से नष्ट कर देता है, उसके बारे में देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा
विधि के चरण। मान लीजिए मतलब कोई प्रतिजन है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, रोगाणु है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करने के पश्चात किस प्रकार से प्रतिरक्षी बनेंगे और वह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को या रोगाणु को किस प्रकार से नष्ट करेंगे, तो उसके लिए होती कौन सी विधि है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि होती है। तो शरीर के बाहर से जब भी कोई प्रवेश करता है, प्रतिजन प्रवेश करता है, रोगाणु प्रवेश करता है, तो सबसे पहले तो उससे लड़ने का कार्य किसके द्वारा कहता है? जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के द्वारा। जैसे जन्मजात से नहीं हो रहा है, जन्मजात से वह रोगाणु हट नहीं रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में जो विधि होती है हमारे शरीर के अंदर, वो कौन सी विधि आ जाती है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि या उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो सर्वप्रथम तो किससे सामना होगा उसका? रोगाणु का जन्मजात प्रतिरक्षा से। उसके बाद में दूसरी विधि कौन सी है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा क्या कर देता है? जो प्रतिजन होता है उस प्रतिजन को नष्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे चरण होते हैं। सर्वप्रथम तो क्या होता है इसमें? इस शरीर के बाहर से रोगाणु या प्रतिजन है वो प्रवेश कर जाता है। दूसरी बात, उसके बाद में शरीर के बाहर से जो कोई भी रोगाणु प्रवेश किया है तो उसकी जांच की जाती है, मतलब आंतरिक है या बाहरी प्रतिजन है। फिर उसके बाद में जो बाह्य प्रतिजन है उसके द्वारा बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदला जाता है, और प्लाज्मा कोशिका में बदलकर किसका निर्माण कहता है? प्रतिरक्षी का निर्माण कहता है। और फिर जो प्रतिरक्षी जब बन जाता है वहीं पर प्रतिजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के द्वारा उस प्रतिजन को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये विभिन्न चरण होते हैं इसमें विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के अंदर। कौन कौन से चरण है? सर्वप्रथम आंतरिक व बाह्य प्रतिजन की पहचान, आंतरिक व बाह्य प्रतिजन की पहचान की जाती है। आंतरिक व बाह्य प्रतिजन की पहचान की जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद में जो बाह्य प्रतिजन होता है उसके द्वारा बी लसिका कोशिका को किसमें बदला जाता है? प्लाज्मा कोशिका में बदला जाता है। बाह्य प्रतिजन के द्वारा बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदला जाता है। बाह्य प्रतिजन के द्वारा बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदला जाता है। या बाह्य प्रतिजन होता है उसके प्रति बी लसिका कोशिका को किसमें बदल जाता है? प्लाज्मा कोशिका में बदला जाता है। और प्लाज्मा कोशिका के द्वारा प्रतिरक्षी
का निर्माण किया जाता है। प्लाज्मा कोशिका के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। और अंत में जैसे प्लाज्मा कोशिका के द्वारा प्रतिरक्षी बन गया है, यह प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ में जुड़कर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के द्वारा उस प्रतिजन को नष्ट कर देता है। यह प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ जुड़कर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के द्वारा प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के द्वारा या कोशिका मध्यस्थ प्रतिक्रिया के द्वारा प्रतिजन को नष्ट कर देता है। समझ में आया कि मतलब जो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है, उस विधि में कौन कौन से चरण होते हैं? तो देखिए आप, सर्वप्रथम जो आंतरिक और बाह्य प्रतिजन होता है, आंतरिक शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, तो आंतरिक और बाह्य प्रतिजन की पहचान की जाती है कि मतलब जो भी कोई प्रतिजन है वो शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर से है, तो उसकी पहचान की जाती है। और जैसे पहचान हो जाती है, पहचान करने के बाद में जो बाह्य प्रतिजन है, बाह्य प्रतिजन के द्वारा या उसके प्रति बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदला जाता है। बी लसिका कोशिका बदला जाता है, प्लाज्मा कोशिका में बदल जाता है। और ये प्लाज्मा कोशिका होती है, इन प्लाज्मा कोशिका के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण कर दिया जाता है। और जैसे प्रतिरक्षी बन गया है, वह प्रतिरक्षी क्या करता है? प्रतिजन के साथ में जुड़कर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया के द्वारा प्रतिजन को क्या कर देता है? नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब भी कोई बाह्य प्रतिजन है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो क्या होगा? प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। और जैसे प्रतिरक्षी बन जाता है, तो वह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ओके, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। पश्चात हम देखते हैं प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार से होती है। तो प्रतिरक्षी होता है, तो प्रतिरक्षी की संरचना इस प्रकार से होती है। टॉपिक डाल दीजिएगा, प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी है, उसकी संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना। तो जो प्रतिरक्षी होता है, इसकी संरचना अंग्रेजी की जो वाई है, कैपिटल वाई है, उसके समान होती है इसमें। और इसी में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, वो श्रृंखलाएं पाई जाती है। दो भारी और दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। दो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं और दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, उन्हीं के माध्यम से किसका निर्माण होता है? प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, उनको अंग्रेजी की कैपिटल एच से दर्शाया जाता है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, उनको अंग्रेजी की कैपिटल एच से दर्शाया जाता है। और जो हल्की होती है, उनको एल से दर्शाया जाता है।
हल्की को किससे दर्शाया जाता है? एल से। ये तो लंबी होती है, भारी होती है, और ये छोटी और हल्की होती है। एक भारी और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, वो आपस में जुड़कर एक द्विलक का निर्माण करती है, एक द्विलक बना देती है। एक भारी और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, वो आपस में जुड़कर एक द्विलक का निर्माण कर देती है, और दो द्विलक किसका निर्माण कर देते हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण कर देते हैं। मतलब दो द्विलक होते हैं, दो द्विलकों के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो इसकी संरचना या प्रतिरक्षी की संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना अंग्रेजी के वाई अक्षर, अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें से दो तो कैसे होती है? भारी होती है, और दो हल्की होती है। जिनमें दो भारी व लंबी, दो भारी व लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तथा दो हल्की व छोटी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। अब जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उनको अंग्रेजी के कैपिटल एस से दर्शाया जाता है, और जो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है उनको अंग्रेजी के कैपिटल एल से दर्शाया जाता है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को कैपिटल एस से व हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को एल से दर्शाया जाता है। भारी को किससे दर्शाया जाएगा? कैपिटल एस से दर्शाया जाता है, और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उनको किससे दर्शाया जाता है? एल से दर्शाया जाता है। और एक भारी और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उनको नाम दिया जाता है द्विलक। एक तो भारी और एक हल्की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसको नाम क्या दिया जाएगा?
द्विलक कहते हैं, और दो द्विलक आपस में जुड़कर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। ओके, मतलब एक तो भारी है और एक हल्की है, ये कितना एक तक हो गया। दूसरा एक द्विलक हो गया है और एक ही द्विलक है, दोनों द्विलक आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर देते हैं, एक प्रतिरक्षी का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से संरचना बन जाती है, अंग्रेजी के वाई अक्षर की समान संरचना बन जाती है, और कोई क्या है, एक प्रकार से प्रतिरक्षी होता है। एक बारी व एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़कर एक द्विलक का निर्माण करते हैं। एक द्विलक का निर्माण करते हैं व दो द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो मतलब एक प्रतिरक्षी में कितने द्विलक होते हैं, दो द्विलक होते हैं। एक बारी व एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जुड़कर एक द्विलक का निर्माण कर देती है, और दो द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, उन्हीं के माध्यम से किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। अब उसकी संरचना को हम देखते हैं। वो तो प्रतिरक्षी की जो संरचना है किस प्रकार से दिखाई देती है, अंग्रेजी के कैपिटल वाई अक्षर के समान होती है।
तो इस प्रकार से ये प्रतिरक्षी की संरचना होती है। ये प्रतिरक्षी की संरचना होती है। अब देखिए जो लंबी वाली है, लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, उसको किससे दर्शाया जाता है? H से, कैपिटल H से दर्शाया जाता है इसको, दोनों तरफ है। और छोटी है, छोटी या हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, उसको किससे दर्शाया जाता है? L से दर्शाया जाता है, L। ये दोनों भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं और ये दोनों साइड की है वो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। और जो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। यहाँ पर बंध पाया जाता है डाइसल्फाइड बंध, उसके माध्यम से आपस में क्या होती है? जुड़ी रहती है। प्रकार से ये दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। अब देखिए जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है उनके दो भाग होते हैं। प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है चाहे लंबी वाली हो या छोटी वाली हो, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में। और उन दोनों भागों को नाम दिया जाता है, एक तो होता है अस्थिर भाग और एक होता है स्थिर भाग। अस्थिर भाग और स्थिर भाग। प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है उसके कितने भाग रहते हैं? दो भाग रहते हैं। एक तो होता है अस्थिर भाग और एक होता है स्थिर भाग। तो ऊपर वाला ये दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा भाग हो जाता है? अस्थिर भाग, स्थिर भाग, जिसको V से दर्शाया जाता है, V से। और एक जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? स्थिर वाला भाग होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो है ये भाग कौन सा जाता है? स्थिर भाग। ये स्थिर भाग होता है, मूवमेंट करता है, इसलिए इसको तो अस्थिर भाग कहते हैं जो मूवमेंट करता है उसको, और ये मूवमेंट नहीं करता है इसको स्थिर भाग कह सकते हैं। स्थिर भाग इसको C से दर्शाया जाता है। कितने भाग हो जाते हैं? प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दो भाग हो जाते हैं, एक तो अस्थिर भाग और एक स्थिर भाग। अस्थिर भाग जो होता है वह गति करता है, जब स्थिर भाग है वह गति नहीं करता है। और अस्थिर जो भाग हो जाता है वह एमीन समूह की तरफ जुड़ता है, NH2 समूह की तरफ। यहाँ पर NH2 समूह होता है, एमीन समूह होता है, NH2 समूह। या जो प्रतिजन वाला भाग होता है, प्रतिजन वाला भाग कहाँ पे जुड़ता है प्रतिरक्षी के? इस वाले भाग पर। और इसी भाग को नाम क्या देता है? अस्थिर भाग कहते हैं, या इसको V से दर्शाया जाता है। तो NH2 समूह वाला भाग जो होता है यहीं पर क्या जुड़ता है?
प्रतिजन के जुड़ने वाला भाग, या प्रतिजन जो होता है इस भाग में होता है, इसी भाग में प्रतिजन के जुड़ने वाला भाग, प्रतिजन जो जुड़ता है किस भाग में जुड़ता है, एमीन समूह की तरफ जुड़ता है या अस्थिर वाले भाग पर जुड़ता है। ओके, और इधर जो होता है भाग वह कार्बोनिल समूह वाला भाग होता है, COOH समूह वाला भाग होता है, COOH समूह वाला भाग। तो ये एक प्रतिरक्षी की संरचना हो जाती है, प्रतिरक्षी की संरचना। यहीं पर ये क्षेत्र होता है, इसको हिंज क्षेत्र कहते हैं, हिंज क्षेत्र। वाला जो क्षेत्र होता है इसको नाम क्या देता है, हिंज क्षेत्र कहते हैं। हिंज क्षेत्र किससे कहेंगे, जो प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी का अस्थिर वाला जो भाग होता है, जिस भाग से मूवमेंट करता है, गति करता है, उस भाग को नाम क्या देता है, हिंज क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? हिंज क्षेत्र किसे कहेंगे, तो प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी का अस्थिर भाग जो होता है, जिस भाग से गति करता है या मूवमेंट करता है, उसी भाग को नाम दिया जाता है, जुड़े हुए वाले भाग को हिंज क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए वापस मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो जो दो भारी और दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है, वही किसका निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है, आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, वो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। और प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसके दो भाग होते हैं, एक तो अस्थिर भाग और एक स्थिर भाग होता है। अस्थिर भाग जो होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, बी से, और स्थिर भाग होता है उसको सी से दर्शाया जाता है। अस्थिर भाग जो है, अस्थिर भाग जो है इसको बी से दर्शाया जाता है और इसको FAB इसके माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। F कैपिटल है, A स्मॉल और B भी स्मॉल है, इसके माध्यम से भी इसको दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जाता है FAB के द्वारा। और अस्थिर भाग किस तरफ होता है, जहां पर प्रतिजन जुड़ता है उस तरफ होता है, अर्थात एमीन समूह की तरफ होता है। अस्थिर भाग किधर होता है, जहां पर प्रतिजन आके जुड़ता है उधर अस्थिर वाला भाग होता है, मतलब यहीं पर इसी स्थान पर क्या होता है, प्रतिजन आकर के जुड़ता है। फिर जो स्थिर वाला भाग होता है, वह स्थिर वाला भाग किस तरफ होता है, कार्बोनिल समूह वाले भाग की तरफ होता है। प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी के कार्बोनिल समूह वाले भाग की तरफ कौन सा भाग होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का स्थिर वाला भाग होता है, जिसको सी से दर्शाया जाता है, या स्थिर वाले भाग को, स्थिर भाग को या तो सी से दर्शाया जाता है या FC से भी इसको दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है FC से। और ये किस तरफ होता है, COOH समूह की तरफ होता है। और प्रत्येक जो भारी या हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। और जो अस्थिर वाला भाग होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, वह अस्थिर वाला भाग किस भाग से गति करता है, हिंज क्षेत्र वाले भाग से गति करता है। ओके, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तो दोनों प्रकार की, एक तो भारी और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उसमें 440 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें कितने प्रकार के, 440 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जबकि जो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें 220 प्रकार के
प्रोटीन उपस्थित होते हैं। भारी में 440 और हल्की में 220 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रतिरक्षी होता है तो प्रतिरक्षी की संरचना होती है। ओके, समझ में आया? तो प्रत्येक प्रतिरक्षी होता है उसमें उसकी संरचना किस प्रकार से होती है? अंग्रेजी के कैपिटल वाई अक्षर के समान होती है और इसी के अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है कितने प्रकार की हो सकती है? इसमें दो, एक तो भारी और हल्की। भारी को कैपिटल एस से और हल्की को एल से दर्शाया जाता है। और प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है इसमें दो भाग होते हैं, एक तो अस्थिर वाला भाग और एक स्थिर वाला भाग। अस्थिर वाला भाग किधर होता है? एमिन समूह की तरफ, अर्थात प्रतिजन जो जुड़ता है उस तरफ होता है। और स्थिर भाग किधर होता है? कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ होता है। और प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। और हिंज क्षेत्र किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंज क्षेत्र क्या है? तो हिंज क्षेत्र क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का वह भाग जहां पर अस्थिर भाग जो होते हैं आपस में गति करते हैं। अस्थिर वाला भाग जो होता है जिस क्षेत्र से गति करता है उस क्षेत्र का नाम क्या दिया जाता है? हिंज क्षेत्र कहते हैं। तो ये प्रतिरक्षी की संरचना है। तो इसको आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में बना लीजिए।